Welcome my dear students, I am Professor Arif. Today I am going to discuss chemistry paper of NEET 2023 जो आपने संडे को एग्जाम दिया वो पेपर में आज डिस्कस करने जा रहा हूँ. I hope that you all have done the paper in a right way and inshallah you will get selected. देखो बेटा जो क्वेश्चन इसने पूछे थे सीरियल नंबर 51 से लेकर 100 तक मेरे पास एक बुकलेट है. आप अपने अपने क्वेश्चन बुकलेट के साथ इसको टैली करोगे. यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और उसका एक्सप्लेनेशन. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे बुकलेट पे है वो क्वेश्चन है रिगार्डिंग लेस जीनस एक्सट्रैक्ट. क्या है? लेस जीनस एक्सट्रैक्ट. देखो बेटा है क्या ये आसम क्या शो. लेस जीन टेस्ट जो होता है इससे हम डिटेक्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, फिर उसको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, हम बनाते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट. उसमें फिर हम ऐड करते हैं डिफरेंट रिएजेंट्स. हमें कलर से पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ मौजूद होता है. इस टेस्ट में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट होता है, उसको पहले हम आयनिक फॉर्म में लाते हैं ट्रीटिंग इट विद सोडियम. उसके बाद उसको डिजॉल्व करते हैं पानी में. हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है. ये क्वेश्चन उसने फ्रेम किया है 11th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से जहां पर आप पढ़ते हो टेस्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देखो बेटा जैसे क्वेश्चन में लिखा है अगर दो कंपाउंड्स होंगे नाइट्रोजन और सल्फर, इनके लिए एक ही टेस्ट होता है. इसको हमने ट्रीट किया इसके साथ आयरन 3+ के साथ. यहां पर हमें मिलता है रेड ब्लड कलर. ये रेड ब्लड कलर किसकी वजह से आता है? एनसीईआरटी बुक में साफ मेंशन किया गया है. ए कॉम्प्लेक्स बनता है, थायोसाइनेट वाला कॉम्प्लेक्स बनता है. यही कलर इसी का कलर होता है रेड कलर. यही इसका करेक्ट ऑप्शन है. सोडियम थायोसाइनेट एक्सट्रैक्ट बनता है, फिर वहां से जो है थायोसाइनेट आयन होता है, ये रिएक्ट करता है आयरन के साथ, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है, इसका कलर होता है रेड. और याद रखना इस कॉम्प्लेक्स में साइनाइड फ्री नहीं होता है. अगर साइनाइड फ्री होता तब जाके हमें मिलता पुरुषन ब्लू कलर. पुरुषन ब्लू कलर हमें मिलता पुरुषन ब्लू कलर. इसका मतलब यहाँ पर साइनाइड फ्री नहीं होता है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का कलर है रेड ब्लड कलर. और ये हमें डिटेक्ट करता है जब दोनों कंपाउंड सल्फर भी और नाइट्रोजन भी एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में होंगे. इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन आएगा ये वाला कॉम्प्लेक्स. चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे जो जिसका सीरीज है 52 वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे. एमसी क्वेश्चन थ्रोन इनमें से कौन कौन सा मॉलिक्यूल ओबे नहीं करता है लेविस ऑक्टेट थ्योरी. मतलब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. इनके अमोनिया NH3 पूछा है, AlCl3 दिया है, BeCl2 दिया है, CCl4 दिया है और PCl5. आपको पता है इसके आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, अल्युमिनियम के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन के 8 है और फास्फोरस के 8 से ज्यादा. ये है 8 से ज्यादा मोल. इसका मतलब ये मॉलिक्यूल है हाइपरवैलेंट. क्या हाइपरवैलेंट. और ये दो मॉलिक्यूल है हाइपोवैलेंट. क्या होते हैं? हाइपोवैलेंट. इसका मतलब 1, 2 और 3 इन 3 मॉलिक्यूलों ने लेविस ऑक्टेट थ्योरी को ओबे नहीं किया है. करेक्ट आंसर विल बी 3 आउट ऑफ दीज 5 मॉलिक्यूल्स. दीज 3 डू नॉट ओबे लेविस ऑक्टेट थ्योरी. मतलब इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनमें कम है. इनको कहते हैं हाइपोवैलेंट और इसको कहते हैं हाइपरवैलेंट. चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. ये आया है MOTC मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2. आपको पता है ये डायग्राम बेस है किस पे? sp मिक्सिंग. इस पे बेस है, sp मिक्सिंग पे बेस है. आपको बताना है एनर्जी लेवल डायग्राम का ऑर्डर.
ये आपने पढ़ा होगा जब सर पढ़ाता है, वो पढ़ाता है 1s विल कंबाइन विद 1s। अगर इसको बनाऊंगा 1s ऑर्बिटल, ये 1s है, यहाँ पर मिलेगा सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, इससे ज्यादा इसकी। उसके बाद आएगा 2s एंड 2s, यहाँ से भी वही होगा सर। यहाँ से क्या होगा, ये 2s ऑर्बिटल है, ये भी 2s है, इसकी एनर्जी को कहेंगे सिग्मा 2s और इसका नाम पड़ेगा सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद हमारे पास आता है p ऑर्बिटल्स। देखो बेटा कैसे आपको करना है फॉलो। ये p ऑर्बिटल्स है, यहाँ से भी p के 3 है, यहाँ पर 2 नीचे जाते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ से एक इधर जाता है और यहाँ से 2 इधर जाते हैं और एक ऊपर जाता है, ठीक है। इसका नाम है पाई 2px, इसकी एनर्जी इक्वल होती है पाई 2py। ये है सिग्मा 2pz, ये है पाई स्टार 2px, ये है पाई स्टार 2py और ये है सिग्मा स्टार 2pz। बस यही एनर्जी ऑर्डर है। आपको पता है यहाँ पर रूल होता है 2 1 2 1 21, यही है। मतलब 2 p ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा आता है, 2 p ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा आता है। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही आएगा, सिग्मा 1s से ज्यादा सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2p1, फिर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आएगा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मतलब पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2p1 और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। अगर इसने पूछा होता O2 का, तब जाके क्या करना था, इसको नीचे ले आना था। वहां बनेगा ट्रिप 2, पहले नहीं वहां ट्रिप बनेगा 1 2 1 2 2 1, पहले एक ऑर्बिटल, फिर 2 फिर 1। ये है इसके लिए O2 के लिए या F2 के लिए। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या है N2 वाला, इसका मतलब करेक्ट ऑर्डर यही आएगा और आप खुद लिख सकते हो, एनसीईआरटी बुक ने ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है कौन है जो हेटेरोजेनस कैटालिसिस है। आपको पता है हेटेरोजेनस कैटालिसिस में क्या होता है बेटा, उसमें जो रिएक्टेंट्स की फेज होती है वो अलग होती है। इसने कहा है डाई हाइड्रोजन को ट्रीट करो डाई नाइट्रोजन के साथ और हमें यहाँ मिलेगा अमोनिया NH3 2 टाइम्स, इट इज 3 टाइम्स। ये गैस होता है और ये भी गैस होता है और यहाँ कैटालिस्ट यूज करते हैं आयरन और इसके साथ प्रमोटर होता है मॉलिब्डेनम। इसकी स्टेट सॉलिड होती है, मतलब रिएक्टेंट की स्टेट गैस है, इसकी स्टेट सॉलिड है, यही कहलाता है हेटेरोजेनस कैटालिस्ट। क्लियर? बाकी तीनों में होमोजेनस कैटालिसिस है। इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट है, कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल, यही है हेटेरोजेनस कैटालिसिस। समझा हुआ? रिएक्टेंट की फेज अलग है, कैटालिस्ट की फेज सॉलिड है। इस प्रोसेस को कहते हैं हैबर्स प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें इसने क्या पूछा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आपको बताना है कौन स्टेटमेंट का करेक्ट है कौन रॉन्ग है। क्वेश्चन आया है बायोमॉलिक्यूल से, ये कह रहा है हमें पता है एक तो प्यार से बैठो, इनको फास्फोरिक एसिड, इनको शुगर और इसको कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। ये दो अगर मिलेंगे तो हमें मिलेगा न्यूक्लियोसाइड। ये आपको पता है न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर का जो पहला कार्बन होता है वो बेस के पहले नाइट्रोजन के साथ बनाता है बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब शॉर्ट में याद रखना है 1 लिंकेज होता है 1। इसलिए लिखा है पहले ऑप्शन में, पहले स्टेटमेंट में, फॉर्मड बाय ए यूनिट फॉर्मड बाय अटैचमेंट ऑफ बेस टू फर्स्ट 1 डैश पोर्शन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ये करेक्ट है, क्योंकि शुगर की जो वो होता है वो प्राइम से होता है, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, क्योंकि हम लोग बेस को नाम देते हैं 1 2 3 4, बेस वाले को 1 से डिनोट करते हैं, लेकिन शुगर वाला पोजीशन 1 प्राइम से। ठीक है बेटा, ये करेक्ट है। जब शुगर, अगर मैं ये शुगर मानूं, ठीक है बेटा, ये इसको मानो पहला क्वेश्चन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और यहाँ पर फिफ्थ होता है। ये पांचवा कार्बन यहाँ से अटैच होता है और यहाँ तीसरा वाला अटैच होता है फास्फोरिक एसिड के साथ। अगर ये फास्फोरिक एसिड के साथ लिंक होगा तो इस पूरे मॉलिक्यूल को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। याद रखना, फास्फोरिक एसिड शुगर की किसके साथ अटैच होता है? 3 कार्बन के साथ या 5 के साथ। लेकिन याद रखना ये फास्फोरिक एसिड होना चाहिए, मतलब H3PO
3PO4, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे उसे लिखा है फास्फोरस एसिड H3PO2, मतलब ये गलत है, गलत है, गलत है। मेरे हिसाब से स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है। अगर उसने लिखा होता है फास्फोरिक एसिड तब जाके स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट होता। आप मान के चलो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि उसने कहा ये फास्फोरस एसिड है जो अटैच होता है 5' कार्बन ऑफ शुगर के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये फास्फोरिक एसिड होता है। नोट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, क्वेश्चन दिखमुत, इसने हमें एक रिएक्शन दी है CH3, ये है CH, यहां पर है CH3, ये है CH OH, और यहां पर इसने अटैच किया है CH3। इसको रिएक्ट किया है किसके साथ, HBr के साथ। ये जो अल्कोहल, ये एक अल्कोहल है, एसिड के साथ रिएक्ट किया है। आपने पढ़ा होगा ग्रूस प्रोसेस, ठीक है, या आपने पढ़ा होगा उसको हमने कहा लुकास टेस्ट। यहां पर क्या होगा, SN1 रिएक्शन होगी, ये H+ प्रोटोनेट करेगा इस लोन पेयर को, और यहां से ये बाहर निकलेगा, यहां कार्बोकैटायन बनेगा। यूसी कार्बोकैटायन बाइंडिंग टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये क्लासिकल कार्बोकैटायन है, मतलब इसमें रीअरेंजमेंट होगा। अगर ये यहां जाएगा इवेंटुअल 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये जाएगा लेफ्ट की तरफ, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, इसका मतलब H यहां शिफ्ट होगा, प्लस चार्ज जाएगा, हमें मिलेगा CH3, ये C है, यहाँ पर CH3 आएगा, ये कार्बोकैटायन बना, यहाँ पर बनेगा CH2, और यहाँ पर आया CH3। क्लियर, ये बनो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री, ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्या है, मोर स्टेबल। इसी पे न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव अटैक करेगा, इसका मतलब यहाँ पर जुड़ेगा Br, यही आंसर आएगा इस मॉलिक्यूल का। मतलब आंसर विल बी 2-bromo 2-methyl ब्यूटेन, 2-bromo 2-methyl ब्यूटेन, क्योंकि स्टेबल कार्बोकैटायन से प्रोडक्ट बनता है। वो जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन होती है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकैटायन। जो रिएक्शन में पहला कार्बोकैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी पे रेट ऑफ SN1 डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा बनता है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मड आफ्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा उसी पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट एज पर माय क्वेश्चन बुकलेट। ठीक है बेटा, ये है इसका आंसर। ये मैंने आपको बोला SN1 रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसने पूछा है ये है 57 वाला क्वेश्चन। इन क्वेश्चन पूछो इन एक्वस मीडियम Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+1, व्हाई, ये ऐसा क्यों है सर? इसका अगर मैं देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज 3D9 4s0। सर अगर इसका देखो इट इज 3D10 4s0। ये D10 सिस्टम है, स्टेबल होना चाहिए। ये D9 है, लेस स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर D ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, यहाँ पर इनकम्प्लीटली फिल्ड है। लेकिन पानी में गेम अलग होता है, कैसे पानी में डालते हैं। Cu2+ का साइज कम होता है, जब साइज कम होता है इसका क्या होगा, चार्ज डेंसिटी, चार्ज बाय साइज इंक्रीज होगा। जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होता तब जाके इसको ज्यादा होता है सॉल्युशन, पानी ज्यादा सराउंड करेगा। जब सॉल्युशन ज्यादा होगा, सॉल्युशन इंक्रीज होगा, तब जाके यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम बनता है स्टेबल। पानी में जो जितना छोटा होता है वो उतना मोटा होता है, ये ज्यादा सॉल्वेट हो जाता है। लेकिन एनर्जी रिलीज, क्योंकि वहां पर बॉन्ड बनेंगे, डाइपोल आयन डाइपोल इंटरेक्शन, पानी ये आयन है और आयन के अराउंड क्या होगा, पानी में होता है डाइपोल। सर यहाँ पर जो लोन पेयर होता है यही लोन पेयर इंटरेक्ट करेगा, जो ये बॉन्ड बनेगा। एक साइड से आयन है और दूसरे साइड से डाइपोल है, इसका नाम पड़ेगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और ये बहुत ज्यादा बनता है क्योंकि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर ज्यादा सराउंड करेंगे आप, एनर्जी का ज्यादा रिलीज, इसका मतलब Cu2+ मोर स्टेबल होता है। इससे बिकॉज ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी, पानी में जो एनर्जी रिलीज होती है उसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से क्यूप्रिक आयन ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? क्यूप्रस आयन से इन सॉल्यूशन। ठीक है बेटा,
हमें चेक करना पड़ता है रिकॉर्डिंग को कि सही हो रहा है या रॉन्ग, इसलिए मैं बार बार देखता हूं अपने फोन को। चलो बेटा नेक्स्ट M25 व्याख्या सवाल देखो। हमें बताना है, ये क्वेश्चन नंबर 59 है, हमें बताना है नियोप्रीन जो पॉलीमर है इसका मोनोमर क्या है। ये हर कोई जानता है, एनसीईआरटी की बुक पे दिया है 12th के। ये होता है क्लोरोप्रीन क्या होता है सर, ये 1,3-ब्यूटाडाइन होता है। क्या होता है सर, ये 1,3-ब्यूटाडाइन होता है सर। ये मॉलिक्यूल होता है 1 2 3 4, इट इज 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन, यही होता है इसका मोनोमर। नियोप्रीन का डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन पूछा गया है 12th के पोर्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखो बेटा क्या कहा इसने, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म मेटल, मतलब रिडक्शन में हम यूज करते हैं हाइड्रोजन को, ये करेक्ट है। हैवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, हाँ हैवी वाटर में जो आइसोटोप होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, हम रेट ऑफ रिएक्शन इससे निकालते हैं बाय आइसोटोप लेबलिंग टेक्निक, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट्स फ्रॉम ऑयल्स, ये भी सही है क्योंकि वनस्पति घी हम ऐसे ही बनाते हैं जब हम ऑयल्स को करते हैं हाइड्रोजनेशन। ये एक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है जहां पर हम डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, वहां पर आता है हाइड्रोजन। ठीक है बेटा। चौथा डी पार्ट लिखता है H bond dissociation energy is lowest as compared to single bond between two atoms of any element। नहीं, जो H bond होता है इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, 435 किलो जूल पर मोल होता है, जो वारिया ज्यादा एनर्जी आसन, मतलब स्टेटमेंट डी रॉन्ग है। ई वाला क्या है, हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये इनको रिड्यूस नहीं करता है, इसका मतलब डी और ई रॉन्ग है। डी ऑप्शन एंड ई आर रॉन्ग, इसका मतलब मेरे हिसाब से चौथा ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि डी भी रॉन्ग है, ई भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है क्वेश्चन नंबर 61 आप मस्त मानेंगे, होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स कौन है। होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स वो होता है जहां जो कार्डिनेशन स्ट्रक्चर होता है जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ये मेटल होता है और ये लिगैंड होता है। लिगैंड एक ही किस्म के होने चाहिए, इसने IUPAC नाम दिया है, नाव तक लगी जब दूरी पता कुछ अक्षु होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। और यहाँ अगर मैं चेक करूं उसने एक में दिया है ऑक्सीडेटो वाला, बाकी में इसने बकवास लिखा है, कहीं लिखा है क्लोरिडो नाइट्राइटो, मतलब क्लोरीन भी है नाइट्रो ग्रुप भी है, ऊपर वाले में लिखा है अमीन भी लिखा है, एक्वा भी लिखा है, पानी भी है, अमीन भी है, वो हो गए हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटो अल्मोनेट। ये अल्मोनियम का कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीडेट के साथ हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, IUPAC नाम से ही टिक मारो सर। इसका ऑप्शन सेकंड है पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेटो एल्मोनेट थर्ड, मतलब इसमें एक ही किस्म के लिगेंड है वो ऑक्सीडेट है OX, तो ये वाला होता है, तो 2 4 शब्द है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, 62 में इसमें बताना है आपको लार्जेस्ट आयन कौन एलिमेंट बनाएगा जब वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करता है। अचीव उस आयन किसका साइज बड़ा होगा अगर वो अचीव करेंगे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अगर आप नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करें, इसका मतलब +1 आना चाहिए, इसमें आना चाहिए -2, इसमें आना चाहिए -1 और इसमें आना चाहिए -3। क्लियर। चलिए ये ना 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी 8 आएंगे और इसमें भी आएंगे 8 और इसमें भी आएंगे आउटर मोस्ट शेल में 8, पहले शेल में 2 आउटर मोस्ट शेल में 8। टोटल इसका एक मैंने हटाया 2 रखे, पहले शेल में ए शेल में होंगे 2, एल में होंगे 8। देख बेटा अगर मैं नजर दूं ये मैंने इसलिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आपको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का साइज, ये फार्मूला क्या है, साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या कहो एटॉमिक नंबर। ये में से एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसका साइज कम। बता दो एटॉमिक नंबर, इसका 7, इसका 9, इसका 8 और इसका 11 होता है। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कम है, इसका मतलब इसी का साइज बड़ा है। तो दो ही रीजन तो ये कि इसमें -3 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, इसका मतलब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में साइज बढ़ेगा, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। लार्जेस्ट एनायन या आयन यही होगा नाइट्रोजन -3 वाला, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है, साइज बढ़ेगा।
ठीक है बेटा, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63, एंटीट्यूटफुल बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl। इसको इसने ट्रीट किया क्यूप्रिक ब्रोमाइड के साथ। दिस इज सैंडनियर रिएक्शन, सैंडनियर रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HBr। क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है, आपको पता है, यहां पर आएगा Br, ब्रोमोबेंजीन बनेगा। और थर्ड स्टेप में इसमें पानी डालना है। क्या डालना है? सेकंड स्टेप में इसको ट्रीट करना है ग्रिग्नार्ड के साथ, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मैग्नीशियम ड्राई ईथर। उसके बाद इसमें करना है हाइड्रोलिसिस। ये गली का बचा जाता है, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर जब हाइड्रोलिसिस होगा ये सारे मॉलिक्यूल हट जाएंगे, यहाँ पर सी बचेगा, छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट बचेगा, जिसको प्यार से बोलते हैं बेंजीन। सर इसका आंसर आएगा बेंजीन विल बी करेक्ट आंसर। पहले स्टेप सैंडनियर रिएक्शन है, सेकंड स्टेप में ग्रिग्नार्ड है, लेकिन ग्रिग्नार्ड में सेकंड स्टेप में क्या किया? हाइड्रोलिसिस, क्योंकि जो वहां पर एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसमें हाइड्रोलिसिस होगी और यहाँ पर वो सारा कचरा हट जाएगा और वहां पर बचेगा बेंजीन इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, 64 वाला क्वेश्चन क्या दिया है? इसने दिया है ये मॉलिक्यूल जिसका नाम है, इसको इसने साइनोहाइड्रिन बनाया है, सर ये बनाया है साइनोहाइड्रिन। इसको ट्रीट किया है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मुझसे बेटा, जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। सर ये क्या करेगा? यहाँ पर ये निकालेगा H+, यहाँ से निकलेगा और यहाँ से OH, यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और साइनाइड को ये कन्वर्ट करेगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो करेक्ट आंसर विल बी, यहाँ पर हमें रिंग ऐसे मिलेगी, यहाँ पर आएगा COOH। दिस इज विनाइल कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, क्योंकि यहाँ पर COH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। दिस विल बी करेक्ट आंसर। साइनाइड को ये कन्वर्ट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और यहाँ पर OH को हटाएगा, अल्कोहल को करेगा डिहाइड्रेट एल्कीन में। नोट करो, करेक्ट आंसर यही होगा। चलो बेटा नेक्स्ट, हमें बताना है ट्रैंक्विलाइजर। इसने लिखे हैं जो नीचे है। ट्रैंक्विलाइजर का काम होता है, ये डिप्रेशन को कम करते हैं, ये दिमागी बीमारियों को कम करते हैं, स्ट्रेस को कम करते हैं। हमें बताना है जो ये बार ब्यूटेरेट्स होते हैं, जो बार ब्यूटेरिक एसिड से निकलते हैं, उस सब मैंने आपको बार बार बोला है, जिसके पीछे अल आएगा वही होता है बार ब्यूटेरेट सीरीज का। मतलब बार ब्यूटेरिक एसिड सीरीज से यही निकला है जहां पर अल आएगा। बेस्ट आंसर विल बी वेरोनल। एम्पिटल भी एक और है जहां पर अल आएगा, लास्ट अली TMH बार ब्यूटेरेट। ये आपके NCERT बुक ने मेंशन किया है, 12th वाले NCERT बुक ने, जहां पढ़ाते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पर ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन आया है। इसने क्वेश्चन दिया है डेल्टा G, इसने दो स्टेटमेंट बनाए, इनसे बने में स्टेटमेंट। असर्शन में इसे लिखा है कि डेल्टा G होता है ये -NFE सेल, इसका वैल्यू इस पे डिपेंड करता है। ये करेक्ट है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफॉर्मड इन द रिएक्शन, ट्रांसफर कितने हुए मोल्स अब एक रिएक्शन में उस पे करेगा, क्योंकि डेल्टा G इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड स्टेप में से कहा जो हमारे पास E होता है, EMF, ये E सेल जो होता है ये होता है इंटेंसिव, और जो हमारे पास डेल्टा G होता है ये होता है एक्सटेंसिव। सर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इसका इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कोई करेक्ट नहीं है। मतलब ये हुआ बोथ A एंड R आर करेक्ट, assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हुआ समझ? विश्वानंद, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिव पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड, मतलब कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कमजोर कौन है, फिजिकल फोर्सेस कौन है। आपको छोड़ना है आयनिक बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को और मेटालिक बॉन्ड को, बाकी जो बचा ये सारे वीक फोर्स। इसका मतलब A, B, C एंड E आर करेक्ट। A, B, C एंड E मतलब डाइपोल फोर्स भी है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, क्योंकि इट्स स्पेशल केस ऑफ डाइपोल इंटरेक्शन, और डिस्पर्शन फोर्स, इसका नाम है लंडन फोर्स। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मतलब A, B, C एंड E यही करेक्ट है। यही वीक फोर्स है, वंडरवॉल फोर्स है, कमजोर फोर्स। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। आपको मैच करना है कोक, डायमंड, फ्लोरीन
एंड ग्रेफाइट, ये आपको मैच करना है। कोक हम यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट ड्यूरिंग मेटल, ये करेक्ट है। डायमंड इसकी हाइब्रिडेशन होती है sp3, ये हार्ड होता है, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है। फ्लोरीन होते हैं केज लाइक मॉलिक्यूल्स, इसमें 5 मेंबर रिंग होती है और इसमें 6 मेंबर रिंग भी होती है। ये आपस में अटैच होते हैं फुटबॉल बॉल की तरह। ये एक फुटबॉल स्टेडियम था यूएस में, जिसका जो छत था वो बनाया था फुलर ने, इसलिए इनका नाम पड़ता है बकमिंस्टर फुलर। वो एक आर्किटेक्चर था, उसने वो बनाया। इनका होता है केज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, फ्लोरीन का। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म किसका है? कार्बन की, मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। और ग्रेफाइट में क्या होता है सर? इसमें होते हैं वंडरवाल इंटरेक्शन होता है बिटवीन लेयर्स। इसका मतलब एक लेयर दूसरे पे स्लाइड करेगा। ये हम यूज करते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक है। यहाँ पर ग्रेफाइट में हाइब्रिडेशन होता है sp2, और यहाँ पर ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसमें ये सॉफ्ट भी होता है, इसको हम यूज करते हैं सॉलिड लुब्रिकेंट। इसका मतलब मैंने मैच किया, खुद चेक करना, यही इसका आंसर आएगा। खुद अब इनको चेक करना, मतलब क्या करना है सर? ए की शादी होगी तीसरे के साथ एज पर ऑप्शन, बी की शादी होगी पहले के साथ, सी की शादी होगी चौथे के साथ, और डी की शादी किसके साथ होगी सर? डी की शादी होगी सेकंड के साथ। ये है आपके पास करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का, ठीक है। ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड लुब्रिकेंट यूज करता है। फ्लोरीन इस केज लाइक स्ट्रक्चर, डायमंड sp3 होता है, और कोक हम मेटलर्जी में यूज करते हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट जब हम करते हैं मेटलर्जी ऑफ आयरन। चलो बेटा नेक्स्ट काउंटर नंबर से क्वेश्चन आया है, आपको बताना है रिलेशनशिप। आपको पता है जो मैग्नेटिक काउंटर नंबर है Mn, ये होता है, इसका वैल्यू 2l+1 के बराबर होता है। इसका वैल्यू डिपेंड करता है एज्यूमेशन काउंटर नंबर पे। अब इसमें इसके बदले लिखा है mm, डरना नहीं है, वो तो चुनते हैं 2l+1। इक्वेशन को रीअरेंज करो, 1 को इधर भेजो, कत बराबर नहीं 2l, 2 से डिवाइड करो बोथ साइड से, इट इज n - 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू m। यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब ये सिंपल इक्वेशन है, इसको रीअरेंज करना था। एज्यूमेशन काउंटर नंबर पे डिपेंड करता है किसका वैल्यू? मैग्नेटिक काउंटर नंबर का, ठीक है बेटा। ये आपने पढ़ा होगा काउंटर नंबर्स में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कैरेक्टर स्टेटमेंट क्या है। एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। नहीं, 3 होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 की पावर -31 kg, ये करेक्ट है। ऑल आइसोटोप्स ऑफ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये भी करेक्ट है, क्योंकि आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियस। नहीं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कहते हैं न्यूक्लियस। इसने इलेक्ट्रॉन को घुसाया है अंदर, इसने सारा मजा ही खराब कर दिया। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डिंग एटम एज अल्टीमेट पार्टिकुलर मैटर, ये करेक्ट है। इसका मतलब करेक्ट आंसर विल बी बी सी एंड ई विल बी करेक्ट, बाकी गलत है। 77 क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है लेविस एसिड कौन है। इनमें से लेविस एसिड कौन है सर? मुझे पता है, इनमें से लेविस एसिड वो है जिसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ये बोरान से मिलने कितने इलेक्ट्रॉन सर? बोरान के अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 6। इस बॉन्ड में 2, इसमें 2, इसमें 2। किस इलेक्ट्रॉन? इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इट इज हाइपोवैलेंट, और ये लेविस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। बाकी बेसिस है, क्योंकि लोन पेयर मौजूद है उनमें, BF3 इज लेविस एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, देखो बेटा क्या क्वेश्चन है। इसमें पूछा है, ये आया है स्टेशोमेट्री से, ठीक है बेटा, ये आया है स्टेशोमेट्री से। स्टेशोमेट्री में क्या क्वेश्चन इसे दिया है? इसने पूछा है, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है बेटा, इसको इसने हीट किया है 1200 केल्विन में, इन दोनों कैल्शियम ऑक्साइड, लिमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छे से याद रखना सर, मोल कांसेप्ट से जाओ, जो 8 मोल 1 मोल में 1 मोल दिया, अगर ये ज़िमोल है तो ज़िमोल बनेगा। ये है स्टेशोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। आप ये कह रहा है अगर मैं 20 ग्राम ये लूं, 20 ग्राम का मतलब इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 100, वो होता है 100 के बराबर। ग्राम से ग्राम का इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे वो 0.2 मोल आएगा। इसका मतलब अगर हमने 0.2 मोल ये लिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिलेगा सर? 0.2 मोल। मोल को मास में कन्वर्ट करो, इसको ज़र कर दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। इसका मतलब 8.8 ग्राम हमें मिलेगा
कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे 100% प्योर होना चाहिए, लेकिन ये कितना है 20%, मतलब ये जो कमजोर, इसका मतलब यहाँ आपको करना पड़ेगा 20 डिवाइड करो 100 से, मतलब 0.2 से ज़रूर करो। जैसे आप ज़रूर करोगे ये मिलेगा 1.76 ग्राम आएगा सर, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज प्योरिटी कम है, इसका मतलब ये भी कम मिलेगा। और कुछ और 0.8 मगर 100% प्योर। अब ये कह रहा है कि 20% प्योर है, इसका मतलब ये भी कम हो जाएगा, इसको ज़रूर कर दो 20% से, दैट मीन्स 20/100 ज़रूर करिए 1.76 विल बी करेक्ट आंसर, ग्राम में आएगा। ठीक है बेटा, चलो ठीक चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है, अच्छा सर ने समझो स्टेशोमेट्री है 11th क्लास से, 11th के सिलेबस से पूछा है, जो बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री पहला चैप्टर है वहीं से क्वेश्चन आया है। इसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है 79 एम्फिट्रोम बॉयल्स लॉ, आपको बताना है कौन सा ग्राफ करेक्ट है बॉयल्स लॉ में। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स में बॉयल का मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट के वक्त टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो बॉइलिंग लॉ को टेम्परेचर कांस्टेंट E इक्वल टू nRT। सर T को कर दो कांस्टेंट, क्या बनेगा P के बराबर nRT 1/V, इसके बदले में लिखा कांस्टेंट P का बराबर में सर K/V। यहां से मुझे एक पॉइंट समझ आ गया, K का वैल्यू किसके बराबर nRT। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कांस्टेंट R कांस्टेंट, तो K का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। सर K क्या होता है, सर ये होता है स्लोप ऑफ फ्लो, क्या होता है स्लोप क्या होता है tan थीटा, चढ़ाई tan थीटा, जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा टेम्परेचर। अगर हम प्लॉट करेंगे कर्व्स, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट PV जो ये ग्राफ होगा P और V के, ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। लेकिन अगर P और 1/V के दरमियान, तब जाके स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। हमें प्लॉट्स लेने हैं P वर्सेस V के दरमियान। देखो बेटा, पहला प्लॉट इसने P वर्सेस T के बीच में डाला, जो प्रेशर ला, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये P वर्सेस T के बीच में है। हमें चेक करना है तो फिर कौन आएगा, देख बेटा कौन सा आएगा, इधर देखो बेटा एम्फिट्रोम सेकंड, ये ग्राफ इसको दिया है, ये T वर्सेस V है सर, ऐसे दिया है। देख बेटा क्या करना है, इसका लिखा है इसने T1, ये है T2, ये है T3। अगर इस पॉइंट पर स्टेप, इस पॉइंट पे सर अगर मैं कहूं आपको वॉल्यूम है कांस्टेंट, तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वॉल्यूम को मैं कांस्टेंट, जहां पर प्रेशर ज्यादा है, मतलब इस वॉल्यूम में प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब T1 ज्यादा होना चाहिए, T1 शुड बी ग्रेटर देन, किससे सर, इस पॉइंट पे प्रेशर कम है T2 से, सर यहाँ पर प्रेशर कम है, इसका मतलब T3 से। दिस शुड बी करेक्ट आंसर, लेकिन उसने उल्टा किया, इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि उल्ट बोल होना चाहिए। नेक्स्ट इसने प्लॉट किया P वर्सेस 1/V। अभी मैंने कहा 3 कर्व्स इसने दिए, दिस इज T3, दिस इज T2, दिस इज T1। देखो बेटा, अगर लाइन पर इमान थीटा1, इमान थीटा2, इमान थीटा3, ठीक है बेटा, मैं यहां से कर सकता हूं, ऐसे मैंने किया। जिसका स्लोप ज्यादा उसका टेम्परेचर ज्यादा, मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। इसका मतलब यही करेक्ट है। इसने प्लॉट किया P वर्सेस 1/V, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। वेरी क्लियर। अगर मैं किसी पॉइंट को लूं, ये पॉइंट, मैं यहां से लाइन ड्रा करूं, इस पॉइंट पे चेक करो, इस पॉइंट चेक करो, इस पे जहां प्रेशर ज्यादा वहां टेम्परेचर ज्यादा। सर ये प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब इस लाइन का टेम्परेचर ज्यादा। सर यहाँ पर प्रेशर कम, टेम्परेचर कम, और यहाँ पर प्रेशर उससे कम, टेम्परेचर सबसे कम। आप एंगल से भी निकाल सकते हो, जहां एंगल ज्यादा होगा वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का यही ऑप्शन आएगा। P और 1/V के बीच में जो कर्व है, T3 विल बी ग्रेटर देन T2 विल बी ग्रेटर देन T1। नोट करो। यह सारनी समझ। हम दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एंगल और इन टर्म्स ऑफ दिस लाइन ड्रा कर सकते हैं। फिर मुझे पता है PV इक्वल टू mRT। अगर मैंने वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट है, इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, जहां प्रेशर ज्यादा वहां टेम्परेचर ज्यादा, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। देखो बेटा, आप चेक करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है, हमें बताना है कि रेट इक्वल टू K A का पावर 2 एंड B का पावर 1।
which is third order reaction. This is rate law expression. अब इसने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज किया, इसको रखा कांस्टेंट, इसका मतलब स्क्वायरिंग कर दो 9 टाइम्स रेट इंक्रीज होगा, कहानी खत्म, रेट इंक्रीज 9 टाइम्स बिकॉज रेट लॉ एक्सप्रेशन इज ऑलरेडी गिवन। नेक्स्ट आ जाओ, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसने दिया है ये क्वेश्चन, रिंगन जो क्लोज लोग इसको नहीं डरना है, इसने ये दिया है, ठीक है बेटा, यह कोरोनियम ट्रीट, इसको इसने ट्रीट किया जिंक मर्क्यूरी एमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl, दिस इज क्लाइमेसन रिडक्शन, क्या क्लाइमिन सन रिडक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एमिकोन क्या शासन, अगर मेरे पास कहीं कीटोन होगा, कीटोन ग्रुप, इसको या अल्डेहाइड ग्रुप होगा, इस ग्रुप को ये कन्वर्ट करता है किसमें, मिथाइलिन ग्रुप में, किस ग्रुप में, CH2 में, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को कन्वर्ट करता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कन्वर्ट करता है किसमें, CH2 ग्रुप, इसको कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप, क्या कहते हैं, मिथाइलिन, बस यही करना है, इसको भी कन्वर्ट कर दो CH2 में, इसको भी कन्वर्ट कर दो CH2 में, स्टोरी खत्म, मतलब ये बनेगा, ये पार्ट खत्म होगा, ऐसे बनेगा, ये खत्म होगा, ठीक है, ये भी खत्म होगा और ये ऐसे आएगा, बस कार्बोनाइल ग्रुप विल बी कन्वर्टेड इनटू मिथाइलिन ग्रुप। आपके पास जो ऑप्शन है मेरे बुकलेट के हिसाब से सेकंड आएगा, उसमें करना है जो ये पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर ऐसे करना है, ये बन गया CH2, ये भी बन गया CH2, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू मिथाइलिन ग्रुप, क्लाइमेसन रिडक्शन है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंपाउंड A B का बना है, जिसमें जो B है कहां पर है, CC की अरेंजमेंट है, मतलब ये FCC है, FCC का रैंक कितना होता है, अच्छा रैंक का सुपर, जब रैंक 4 होगा मतलब इसमें ऑक्टेट्राइड्स कितने होंगे, 4, और इसमें टेट्राइड्स कितने होंगे सर 8, वो डबल होता है अच्छा क्लियर, क्योंकि मैंने आपको बोला है दिस इज क्वेश्चन ई रिगार्डिंग टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल, आप सबसे पहले उसका रैंक निकालो, सर ये दिया है, ये अरेंजमेंट है, इसने कहा है जो हमारा A है, इसका मतलब B कितने हैं, B हमारे पास 4 है, B स्मूथ, हमें A कहां बैठा है, A इस ऑक्यूपाइंग, क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है A ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल कितने हैं 8, इसका मतलब A इक्वल टू 8/3, बस कहानी खत्म, A इट इज 8/3, B किसके बराबर है सर 4, इधर मल्टीप्लाई करो 3 से, इधर भी मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 से 3 कट, A का तो बराबर 8, B का तो बराबर 12, अब सिंपल फार्मूला बनाओ, 4 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा A 2 B 3, A को इसने लिखा है x, इसका मतलब x का वैल्यू 2 के बराबर, B को इसने लिखा है y का वैल्यू 3 के बराबर, हमें बताना है x प्लस y किसके बराबर, 2 + 3 = 5, करेक्ट आंसर विल बी 5 5 5। ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, पहले रैंक निकाला, जितना OB होगा वो 4 के बराबर होगा, लेकिन TB डबल होते हैं 8 होते हैं सर, फिर मैंने क्या किया, इसको सिंपलीफाई किया, सिंपल मैथमेटिक्स से x का वैल्यू 2 के बराबर आया, y का वैल्यू 3 के बराबर आया, इनको ऐड किया, 5 विल बी करेक्ट आंसर। चलो बेटा नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है बेटा नेक्स्ट, ठीक है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने दिया है assertion and reason, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस, ये करेक्ट है, हीलियम हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन, ये करेक्ट है, मतलब ऊपर भी ऑक्सीजन की बात हो रही है, नीचे भी ऑक्सीजन की बात हो रही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब बोथ A and R assertion and reason are correct and R is correct explanation of A, second option is correct। यमन जो दुश्मनी लिंक हर वनम ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा है, नीचे भी ऑक्सीजन की बात हो रही है, क्योंकि नीचे ये कह रहा है इनके बीच में ये डिजॉल्व ज्यादा होगा, जब डिजॉल्व होगा इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा होगी, इनके बीच में इंटरेक्शन ज्यादा होगी, इसका मतलब लिंक बन रहा है, both are correct, R is correct explanation of E। next question is weight of
2 moles of organic compound which is obtained by heating sodium इथोनेट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन क्या है? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। इसलिए यूज किया सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 11th वाले पार्ट से आया है। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें डिकार्बोक्सिलेट होते हैं और हमें मिलता है एल्कीन। इस रिएक्शन से हमें मिलता है मीथेन। अगर हमें मीथेन 1 मोल मिलता तब जाके इसका ग्राम मार्कर मास होता है 16, लेकिन ये कह रहा है 2 मोल्स बनते हैं, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 32 ग्राम मिल गई। करेक्ट आंसर 11th के एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आया है। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एडमेन मीथेन, मीथेन को 2 से ज़रब कर दो, एक मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, इसका मतलब 32 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है टाइप्स ऑफ अलाइल, टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये मॉलिक्यूल ये है क्या, इसका नाम हमें बताना है। ठीक है, देखो बेटा क्या है, ये इसको कहेंगे, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, sp2 है। sp2 क्या, बगल में जो कार्बन होता है sp3, इसको कहते हैं अलाइल कार्बन। क्या कहते हैं? अलाइल। इसी पे है हैलोजन, इसलिए कहेंगे अलाइल हैलाइड। बस कहानी खत्म। अलाइल हैलाइड क्या होता है? डबल बॉन्ड कार्बन से जो पहला लिंक होता है sp3 कार्बन, अलाइल का मतलब वो एविल। सर ये वाला कार्बन इसी का हैलोजन है, इसका मतलब ये अलाइलिक हैलाइड है। ये टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड है। कभी बेंजीलिक हैलाइड होता है, कभी अल्काइल होता है, कभी अलाइल होता है। ये अलाइल है क्योंकि ये अलाइलिक कार्बन से अटैच है। अलाइल कार्बन इज दैट कार्बन, इट शुड बी sp3 कार्बन एंड इट शुड बी नेक्स्ट टू sp2 कार्बन। डबल बॉन्ड कार्बन के पास होना चाहिए। नोट करो, आंसर विल बी अलाइलिक हैलाइड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है क्लीवेज ऑफ ईथर्स। इनकी जितनी मॉलिक्यूल देख बेटा, ये है CH2, यहाँ पर O है, यहाँ पर इसने लिंक किया है इसको दूसरे रिंग के साथ। इसको ट्रीट करना है, इसको ट्रीट करना है HI के साथ। किसके साथ? HI। उससे बेटा यहाँ पर ये लोन पेयर होता है, ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसको ब्रेक करना मुश्किल है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ पर O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। ये H प्लस होता है, I माइनस होता है। I इसके साथ जुड़ेगा, H इसके साथ जुड़ेगा, मतलब करेक्ट आंसर विल बी जो A मॉलिक्यूल होगा वो ये होना चाहिए CH2I, ये A होगा, और जो B होगा वो बेटा क्या होगा सर? B होगा नॉट। बस इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आपको कौन सा बॉन्ड क्लियर करना है? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये sp3 कार्बन है, यहाँ पर ये sp2 कार्बन है, s कैरेक्टर ज्यादा है और ऊपर से रेजोनेंस भी है, डबल बॉन्ड भी है, ये ब्रेक नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। दिस इज क्लीवेज ऑफ ईथर्स बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड। नोट करो, ये Sn2 रिएक्शन भी हो सकती है, Sn1 भी हो सकती है। समझ आओ बेटा, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है मेटलर्जी से। देखो बेटा क्या क्वेश्चन है, इसने क्वेश्चन पूछा है कौन सी रिएक्शन नहीं होती है ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस में कौन सी रिएक्शन नहीं होती है, मतलब सुमेल्टिंग द्वारा फर्स्ट रिएक्शन करते हैं। सुमेल्टिंग में क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। देखो बेटा सिंपल ट्रिक जो आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर FeO नहीं बनना चाहिए। अगर ये बने हो, हम लोग यूज करते हैं SiO2। ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स, ये इम्प्यूरिटी है, ये फ्लक्स है। इसका मतलब ये दो आपस में मिलेंगे तो हमें मिलेगा FeSiO3, स्लैग मिलेगा। स्लैग जाया होता है, मतलब ऐसी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए जिसमें FeO मिलेगा। अगर FeO मिले हुए, वो मिलेगा किसके साथ? SiO2 के साथ, और हमें मिलेगा स्लैग। अगर स्लैग मिलेगा तो यहाँ नुकसान हो जाएगा। आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, मतलब ये नहीं बनना चाहिए किसी भी रिएक्शन में। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड, Fe2O3 प्लस CO गिव्स 2 टाइम्स FeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये मिले हुई है, इसका मतलब आप आयरन को लॉस कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। एनसीईआरटी ने ये मेंशन किया है।
हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसने 4 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, आपको बताना है एसिडिक मीडियम में किसमें जल्दी होगी डिहाइड्रेशन। पूछो क्वेश्चन दूर से क्या है, अगर ये डिहाइड्रेशन जैसे ये अल्कोहल से दिए हैं, अल्कोहल अगर इसमें डिहाइड्रेशन हुआ है, पानी निकला, इसका मतलब यहाँ पर मिलेगा कार्बन कैटायन। अब आपको क्या चेक करना है, कार्बन कैटायन जो बनेगा ये स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबल। कार्बन कैटायन को इसमें चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इसको स्टेबल करता है वो इफेक्ट्स जो प्लस शो करेंगे, मतलब प्लस आई पर कॉन्जुगेशन प्लस में शो करेंगे। अगर कहीं पे होगा माइनस आई या माइनस एम या माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन, तब जाके ये डिस्टेबिलिटी क्रिएट करता है। मतलब NO2 ग्रुप साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सर क्या होना चाहिए? सर अगर मिथाइल ग्रुप कहीं पे होगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, ये कार्बन कैटायन को स्टेबल करेगा। इसके हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन मिलता है वो थर्ड मिलता है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में NO2 ग्रुप अटैच नहीं है। अगर NO2 ग्रुप रखेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जो ये प्लस चार्ज कार्बन कैटायन पे है ये इंक्रीज होगा, अगर प्लस चार्ज इंक्रीज होगा तो ये अनस्टेबल बनेगा, मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होगी। इसका करेक्ट आंसर होगा सर ऐसे ऐसे ऐसे, ये OH है सर, ये OH है, ये सर ये CH3 है और यहाँ पर इसने H बनाया है। यही करेक्ट है, यही करेक्ट है, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि इस रिएक्शन में बनेगा इंटरमीडिएट कार्बन कैटायन। वो स्टेबल होना चाहिए, मतलब प्लस आई वाले ग्रुप साथ में होने चाहिए मॉलिक्यूल में। करेक्ट आंसर ये आएगा। बाकी सभी में उसने लगाया है NO2। वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो कार्बन कैटायन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज इंक्रीज होगा। नोट करो। चलो बेटा रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने पूछा है वो इसने थर्मोडायनेमिक्स से पूछा है। इसी डायरेक्ट इक्वेशन है, आपको बताना है एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में क्या दोस्ती है। और गली का बच्चा जानता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल mg/T। यही इक्वेशन डायरेक्ट आपको याद रखनी थी। अगर एंथैल्पी आपको निकालनी है, इंटर एनर्जी कम होता है, इसमें ये ऐड होता है, तब जाके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होते हैं। हम एनर्जी को बराबर करते हैं, ये कम होता है, ऐड करते हैं इससे, इसलिए आपको याद रहेगा यहाँ प्लस साइन होता है। निमोनिक्स पता नोट करो, ये डायरेक्ट है फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, आपको बताना है स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट एंड सेकंड। द न्यूट्रंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रोफिकेशन। ये 11th के जो लास्ट चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, वहां से पूछा है। सेकंड ऑप्शन से दिया है यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ O2 ऑक्सीजन इन वाटर। ये करेक्ट है। जब यूट्रोफिकेशन होती है O2 लेवल कम होता है, पानी बनता है ब्रैक्स वाटर, डेफिशिएंट इन O2। लेकिन वहां पर न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं। हमारे डल लेक में ऐसा ही मसला है, वहां पर एल्गल ब्लूम है, एल्गी के लिए जन्नत है, क्योंकि उसको खाने के लिए बहुत चीजें हैं। मतलब ये हुआ पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। यूट्रोफिकेशन से वहां पर न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, डेफिशिएंट नहीं होते हैं। और सेकंड पॉइंट, वहां O2 की लेवल कम होती है, क्योंकि वो O2 कौन लेता है? एल्गी फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है बेटा, वहां पर एल्गल ब्लूम होता है, एल्गी के लिए जन्नत होता है, जहां पर कचरा ज्यादा होता है वाटर बॉडीज में। हमारे जो डल लेक है वहां पर ये मसला बहुत सालों से चला आ रहा है, यूट्रोफिकेशन। बिकॉज जो सिटी का कचरा आता है वो घरों से निकलता है और वो वाटर बॉडीज में चला जाता है, उसकी वजह से वहां पर ज्यादा एल्गी का ग्रोथ होता है। ये आपको पता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ये भी दिया है एस ब्लॉक एलिमेंट से 11th के। आपको बताना है कौन करेक्ट है। ये हर कोई जानता है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है, इसका जो हमें अमाउंट है 2 से लेकर 3 ग्राम हमें हर दिन चाहिए, 0.2 से 0.3 ग्राम। जो बाकी 3 स्टेटमेंट्स है वो गलत है। इसने कहा मैग्नीशियम प्लेज रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन, नहीं, ये सोडियम पोटेशियम पंप काम करते हैं। ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्स कैल्शियम, नहीं, कभी कोबाल्ट भी है, कभी मैग्नीज भी है, कभी डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल आयन्स यूज होते हैं एज कोफैक्टर्स। बोन इन ह्यूमन बॉडी इज इनर्ट एंड अनचेंजिंग सबस्टेंस, नहीं, बोन में क्या होता है? बोन में रिप्लेसमेंट होता है, ग्रोथ होता है, सेल्स बनते हैं, बोन मैरो में बहुत सारे आरबीसी बनते हैं। इसका मतलब बोन एक इनर्ट नहीं है, एक डायनेमिक पार्ट है बॉडी का। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो अमाउंट बॉडी को रिक्वायर्ड होती है हर दिन, वो होता है 0.2 से लेकर 0.3 ग्राम।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने पूछा है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। आपको बताना है सेल कांस्टेंट का वैल्यू। देखो बेटा एम कुछ है जो आपके पास हमारे पास होता है कपा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये होता है 1/r इंटू L/A। हमें ये निकालना है, मतलब r को k और r को कर दो मल्टीप्लाई। वैल्यू इसने दिया है, देख बेटा क्या वैल्यू, k का वैल्यू इसने दिया है 0.0210, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 ओम से। सर क्या आएगा, देख बेटा जैसे ही मैं इसको इससे ज़रूर करूँ ये बनेगा 0.210 और यहाँ पर आएगा 6 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा 0, ये बनेगा 6 इट इज 1.26। सर ये आंसर आएगा 1.26। सर यूनिट क्या आएगा, लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर से ये काट ऊपर जाएगा, इसका मतलब सेंटीमीटर इनवर्स, इसका आंसर आएगा 1.260 सेंटीमीटर इनवर्स। जल्दी नोट करो, कुछ नहीं करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको काउंट करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर इन पीरियड। जल्दी बताओ क्या होगा, ये इतना क्वेश्चन आके इधर भी ऐसे होता है। वैलेंसी कंप्लीट करो बेटा, वैलेंसी कंप्लीट करो। 5 सिग्मा बॉन्ड प्लस रिंग में 6 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सिग्मा बॉन्ड 11। पाई बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं सर, 3 पाई बॉन्ड्स 3, ये 11 थे और लोन पेयर मुझे बताओ कितना, 1। यही करेक्ट आंसर है 11 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है assertion and reason। A reaction can have zero active energy, ये करेक्ट है। काइनेटिक्स में पढ़ते हैं जो हमारे पास आयनिक रिएक्शन होती है, एक्सप्लोजन रिएक्शन होती है, उनका जो एक्टिव एनर्जी होता है वो 0 के बराबर होता है, वो फास्ट रिएक्शन होती है, करेक्ट। सेकंड पार्ट में से लिखा है मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिव एनर्जी, ये भी करेक्ट है। ये डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एनर्जी, लेकिन इनके बीच में कोई लिंक नहीं बन रहा है। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो अलग है, स्टेटमेंट सेकंड अलग है। बोथ आर करेक्ट बट सेकंड वन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट वन, मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों में करेक्ट, मगर असर्शन जो हमें रीजन दिया है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं बन रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ये है अमाइन से। आपको बताना है इसने रिडक्शन किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, आपको बताना है कौन नहीं बनाएगा प्राइमरी अमाइन। बस आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा साइनाइड। अगर इसको हम रिडक्शन करेंगे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, सर ये क्या बनाएगा सर CH3, यहाँ मिलेगा NH और यहाँ पर मिलेगा CH3, ये सेकेंडरी अमाइन बनाएगा। क्या बनाएगा सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन नहीं मिलेगा। सर पहला वाला क्या है रिडक्शन ऑफ अमाइड, सेकंड वाला है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, इसमें हमें मिलता है प्राइमरी अमाइन। थर्ड है रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स, फोर्थ वन है रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड्स, यहाँ से मिलेगा सेकेंडरी अमाइड्स। 2 डिग्री अमाइड्स मिलेंगे, 1 डिग्री नहीं मिलेगा, इसका मतलब भी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने दिया है रीजन एंड असर्शन। मेटालिक सोडियम डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच इज पैरामेग्नेटिक, ये करेक्ट है। द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, ना, ये ड्यू टू फॉर्मेशन है अमोनिया। इलेक्ट्रॉन को सर्व करेगा अमोनिया, इसकी वजह से ये बनेगा क्या, इसकी वजह से ये बनेगा ब्लू कलर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करता है, ये एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को। मतलब फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। पहला पार्ट करेक्ट है क्योंकि वो पैरामैग्नेटिक होता है, उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो ब्लू कलर होता है वो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं, अमाइड की वजह से नहीं होते हैं। इसका मतलब A is true, B is wrong। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसलिए हमें दिया है P ब्लॉक में क्वेश्चन, हमें बताना है पेरोक्सी डाइसल्फाइड एसिड, इसको कहते हैं मार्शल एसिड, मतलब ऊपर क्या है S डबल बॉन्ड O, ये OH डबल बॉन्ड O, ये होता है O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है ये है पेरोक्सी डाइसल्फाइड एसिड। सल्फेट में हमारे पास क्या होता है सर S डबल बॉन्ड O OH। इस वक्त मैं ट्रिक शो नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। सर सल्फेट इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, ये तो सर मून पेयर, ये होता है OH और ये होता है OH। आपको अब
तीन को आप मैच करो, चौथा खुद ब खुद मैच हो जाएगा। सर वहां सर पराऑक्सीडाइज्ड सल्फर इसमें क्या होते हैं? सर इसमें होंगे 2 SO बॉन्ड 2 है, 4 है SO बॉन्ड 2, यह 3, यह 4 और 1 है। इसका मतलब एक ही शादी होगी तीसरे के साथ। पांच सेकंड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड में 2, इसमें 2 है SO बॉन्ड 2 है और 2 है ये। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड डी वाली की शादी चौथे के साथ होगी। बताओ बेटा, मुझे बताओ, जो सल्फ्यूरिक एसिड है डी वाला जो डी वाला है सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें क्या है? उसमें है सल्फ्यूरिक, उसमें है 2 SO बॉन्ड 2 है और 1 SO बॉन्ड है। इसका मतलब डी की शादी हम करेंगे सेकंड के साथ, इसके साथ। इसका मतलब जो हमारे पास सी बचा है, सी की शादी होगी फर्स्ट के साथ। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए सिर्फ बता स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सिडाइज्ड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, अगर 3 का स्ट्रक्चर पता है आप क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, इसने एक रिएक्शन दी है A प्लस B गिव्स C प्लस D। ये एक रिएक्शन है, ठीक है बेटा, ये एक रिएक्शन है। इसने मोल कंसंट्रेशन दी है, कितना दिया? ये 2 है, ये 3 है, 2 है, 3 है, ये 10 है और ये 6 है। हमें ये पूछ रहा है 300 केल्विन पे डेल्टा G का वैल्यू बताओ, R का वैल्यू इसने दिया है। देखो तो बराबर से -2.303 mRT log K। K किसके बराबर? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन आएगा? C के बदले आएगा यहाँ पर 10, D के बदले 6 आएगा, सर A के बदले 2 आएगा, B के बदले 3 आएगा। सॉल्व करो, डेल्टा G का वैल्यू किसके बराबर? -2.303, M का वैल्यू 1 कर दो, R का वैल्यू इसने बोला है, आप इसको मान के चलो कितनी? इट इज 2 कैलोरी, 2 T इसने दिया है 300। बताओ 60 को 6 से मल्टीप्लाई करो, ये log 10 हो गया। log 10 का वैल्यू 1 के बराबर। इसका मतलब हुआ ये हो गया 600 को जरा करो 2.303। आसान है, ये 2 से हटा दो, अशरे पर ले आओ, 230.3, इसको मल्टीप्लाई करो 6 से, लेकिन नेगेटिव साइन आ गया। जैसे आप जरा करोगे, बताओ ये आएगा 18, ये आएगा 0, ये आएगा 18, ये आएगा 13। इट इज -1380.8। जल्दी करो, इसका आंसर नोट, कैलोरी में आंसर आएगा। समझ आवा? हमने इक्वेशन लगाया डायरेक्टली, log 10 1 के बराबर है, इसका मतलब ये बनेगा 600। 2 से मैंने इस अशरे को, जो ये यहाँ पर पॉइंट है, इसको मैंने 2 स्टेप आगे लाया, इसका मतलब ये बनेगा 230.3। इसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास ऑप्शन आएगा -1380.8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसने दिया है, आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन है। बस ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर आएगा कीलेट कॉम्प्लेक्स, जहां पर कीलेशन होगा, जहां पर बाइडेंटेट लिगेंड होगा। अगर तो ऑप्शन में नजर नहीं, एक ही जगह पे हमारे पास है बाइडेंटेट लिगेंड, जो कीलेशन शो करेगा। इथाइलिन डाइमीन जो है सब, ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ कीलेशन इफेक्ट। कीलेशन इफेक्ट में क्या होता है? सर रिंग बनते हैं, सेंट्रल मेटल के अराउंड रिंग्स बनते हैं, ये स्टेबल हो जाता है क्योंकि एंट्रोपी इसको फेवर करता है। नोट करो, इसमें बाइडेंटेट लिगेंड है, बाकी हर जगह मोनोडेंटेट लिगेंड से मोनोडेंटेट वो रिंग्स नहीं बनाते हैं। आंसर ये आएगा करेक्ट, जहां पर इथाइलिन डाइमीन एज लिगेंड यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसने दिया है अप्रॉक्सीमेशन से, आपको बैलेंस करना है ACr 2O7 2 नेगेटिव, BSO3 2 नेगेटिव, CH प्लस क्या दे रहा है? सही दे रहा है 2 टाइम्स ACr 3 प्लस BSO4 2 माइनस और C/2 वाट। देख बेटा क्या कर रहा है, पूछा बकर में आई वोंट कैलकुलेट ऑक्सीजन स्टेटस, बकर हिट एंड ट्राई। जो इसने ऑप्शंस दिए हैं मैं उन्हीं को यूज करूंगा, मैं चार्ज को बैलेंस करूंगा। अगर थोड़ी साइड चार्ज का बैलेंस राइट साइड से, मेरा ऑप्शन वही होगा। सब चेक करके देखो, अगर मैं A का वैल्यू 1 डालूं, B का वैल्यू 3 डालूं और C का वैल्यू 8 डालूं, आपको
ऑप्शन ही यूज करो। सर ऑप्शन यूज आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। सर अगर 1 कर यूज, इसका मतलब कितना चार्ज आएगा सर -2 यहाँ पर। सर अगर मैं 3 यूज करूँ ये -3 बनेगा, और अगर मैं 8 यूज करूँ +8। लेफ्ट साइड में आएगा -2 -6 जगह -8 और ये +8, इसका मतलब लेफ्ट साइड में 0 है चार्ज। अब राइट साइड में देखो, ए का वैल्यू 1 है, 2 × 3 इसका मतलब +6, बी का वैल्यू 3 है, 3 × 2 इज -6, वाटर न्यूट्रल है, प्लस माइनस ये +6 है, ये -6 है, इसका मतलब इन दो का वैल्यू भी इसके बराबर 0। चार्ज बैलेंस हुआ, इसका मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ए विल बी 1, बी विल बी 3 एंड सी विल बी 8। अगर आप बाकी नंबर डालोगे आपका चार्ज बैलेंस नहीं होगा। ये शॉर्टकट जुगाड़ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं फिर ऑप्शन यूज, मैंने चार्ज को बैलेंस कर दिया और मैंने स्टोरी को खत्म कर दिया। नोट करो जल्दी, हमने इसको दिखाया है, शॉर्टकट में दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हकल रूल। देख बेटा, इसने कॉम्प्लेक्स दिए हैं, आपको बताना है हकल रूल कहाँ उपयोग होता है। हकल रूल क्या होता है? हकल रूल सर ये होता है 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। इसे याद क्यों किया? आपको सिर्फ देखना है, अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? ऑड। अगर मुझे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑड का मतलब 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इसका मतलब इसने हकल रूल उपयोग किया। चेक मारो। फिर मैंने एक ट्रिक बोला, काका CA काका 5 68 3 5 7 8, मतलब अगर 3 नंबर रिंग है उसमें प्लस चार्ज है, 3 नंबर रिंग है प्लस चार्ज है, कैटायन है, इसका मतलब हकल रूल उपयोग करेगा, एक ही होगा। अगर 5 वाला है सर 5 वाली रिंग है लेकिन एनायन होना चाहिए, 5 वाली रिंग में एनायन ये भी उपयोग करेगा। अगर आप चेक करोगे पहले मॉलिक्यूल में इसने बनाया है, इसका नाम है नेक्लीन, 5 पाई बॉन्ड्स। सेकंड मॉलिक्यूल जो इसने ये दिया है, इसमें 3 है, 1 2 3, इसमें 3 है और है, पहले मॉलिक्यूल में 5 है। चौथा मॉलिक्यूल से ये दिया है, इसमें नहीं है, 2 है सर, ये एंटी एरोमेटिक है। फिर इसने बनाया है एक और मॉलिक्यूल ऐसे प्लस वाला, सर ये भी है क्योंकि ये कैटायन है, 3 वाला है, ये भी है, और इसने एक और मॉलिक्यूल ये दिया है, इसको कहते हैं एंथ्रासीन। इसमें ऐसा है सर, ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, सर इसमें 7 है पाई बॉन्ड, हकल रूल उपयोग करेगा। सर इसमें 1 है पाई बॉन्ड, हकल रूल उपयोग करेगा। इसमें 3 पाई बॉन्ड है, हकल रूल उपयोग करेगा। सर इसमें 2 पाई बॉन्ड नहीं करेगा उपयोग, और इसमें एक और दिया ये मॉलिक्यूल, सर इसने ये भी दिया है एक मॉलिक्यूल। इसमें कितने हैं सर? इसमें 4 है, मतलब ये मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक है, टॉप लाइक स्ट्रक्चर है। इसका करेक्ट आंसर आएगा 4 मॉलिक्यूल हकल रूल उपयोग करते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ऑड है। ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। कौन? ये 1 2 ये 3 है, और सर 1 ये है, 2 3 और चौथा मैंने नहीं लिखा, चौथा था एंथ्रासीन, चौथा था ये वाला, चौथा था ये वाला जिसका नाम था नेक्लीन, ये चौथा वाला है। ये 4 मॉलिक्यूल्स सर, ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4 मॉलिक्यूल्स, इनमें पाई बॉन्ड्स का जो तादाद है वो और है, हकल रूल उपयोग करते हैं। ऑप्शन विल बी 4। प्रोमिस स्टोन इज एन एग्जांपल है। सो ये एनसीईआरटी पर याद था, इट इज सॉलिड सॉल्ट। ये एनसीईआरटी ने टेबल में दिया है टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। कोलोइडल सॉल्यूशन के टाइप्स है, उसमें ये है सॉलिड सॉल्ट जो है प्रोमिस स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसने? ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। एक्चुअली जो कुछ क्वेश्चन की है, ये है टॉलरेंस टेस्ट। क्या है? टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? वो करता है कीटोन के साथ कुछ नहीं करता है, लेकिन अल्डिहाइड को कन्वर्ट करता है। टॉलरेंस एजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल ये 2 मोल है सिल्वर NH3 होल ट्वाइस, ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं? वो इस H को हटाता है, यहाँ पर O जोड़ता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये कहते हैं कार्बोक्सिलिक आयन, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है, बिकॉज़ इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अल्डिहाइड ग्रुप को कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक आयन में, लेकिन कीटोन को कुछ नहीं करता है, इसका ऑप्शन यही आएगा। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सर, यहाँ पर O नेगेटिव आना चाहिए, मतलब कार्बोक्सिलिक आयन, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, और कीटोन के साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन था। अल्डिहाइड को ये कन्वर्ट करता है कार्बोक्सिलिक आयन में। नोट करो, ऑप्शन नंबर 4 मेरे बुकलेट के हिसाब से करेक्ट है। यह है टॉलरेंस टेस्ट। किसका था? दिस वाज टॉलरेंस टेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है एक ऑर्गेनिक रिएक्शन की, इसका इसने दिया है फ्लो चार्ट। एम्फिकोनोमल अल्डिहाइड, देख बेटा CH3CHO, इसको इसने ट्रीट किया किसके साथ, इसको इसने ट्रीट किया लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेट। सर ये गैस कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट होगा, सर ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, किसमें कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, अल्डिहाइड इज कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। उसके बाद इसने इसको किया है ट्रीट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। यहां से OH निकलेगा अल्फा कार्बन से, यहां पर बीटा से मिलेगा H, इसका मतलब अल्फा और बीटा के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, हमें मिलेगा एल्कीन, क्योंकि दिस रिएक्शन विल बी एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला क्या था, एडिशन रिएक्शन, सेकंड इज एलिमिनेशन। अब इसने क्या किया, इसको ट्रीट किया इसने HBr के साथ, किसके साथ, HBr के साथ। ये है एल्कोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सर एक जगह जाएगा H प्लस, दूसरी जगह जाएगा Br, इसका मतलब मुझे मिलेगा CH3CH2Br, इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा। अब क्या करना है, विश्व से इसको करना है कपल, किसके साथ, सर इसको कपल करना है इसके साथ, ब्रोमोबेंजीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। इसका मतलब ये है वोटस-फिटिंग रिएक्शन। क्या चाहिए, वोटस-फिटिंग रिएक्शन। सर यहाँ पर क्या होगा, ये हटेगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा इथाइल बेंजीन। ये कपलिंग रिएक्शन है, एराइल हैलाइड को कपल किया अल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। यहाँ पर हम ड्राई ईथर यूज करते हैं और यहाँ पर कपलिंग होती है, और यहाँ इस रिएक्शन का नाम है वोटस-फिटिंग रिएक्शन। और ये हमारे 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वोटस-फिटिंग रिएक्शन। एराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के बीच में कपलिंग होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से आया है, अगर आप पढ़ोगे डी ब्लॉक एनसीईआरटी बुक से। ऑल ट्रांजिट मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मोनोऑक्साइड्स व्हिच आर आयनिक, ये बात करेक्ट है। द हाईएस्ट ऑक्सीजन नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिट मेटल ऑक्साइड्स इज अटेन्ड बाय SeC2O3 to Mn2O7, ये करेक्ट है, ये भी एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 to V2O4 to V2O, गलत, ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि जितने आप O ऐड करोगे ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, मतलब सी इज रॉन्ग। V2O4 डिसॉल्व्स इन एसिड टू गिव V4O3 नेगेटिव साल्ट, गलत। मैं बोलूं अगर हम एसिड में डालेंगे किसी को भी एसिड को याद रखो H प्लस, वहां पर चार्ज प्लस आना चाहिए। अगर हम बेस में किसी को डालेंगे, बेस होता है OH नेगेटिव, वहां चार्ज माइनस आना चाहिए। चाचो फॉर्मूला इसने डिसॉल्व किया V2O4 को, किसने किया डिसॉल्व, एसिड में। ये कह रहा है ये बनाएगा VO4 3 नेगेटिव, गलत, ये एसिड में बनाएगा VO प्लस, लेकिन ये गलत है। ट्रिक से याद रखना, एसिड में बनेगा प्लस वाला आयन, बेस में बनेगा माइनस वाला आयन। अगर आपको इतना याद है आप कैरेक्टर करोगे। लास्ट में लिखा है CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है आपको पता है, जनाब, दिन, आली, गाय, सुना, करे, वो, सब, आस, पास, दीज आर एम्फोटेरिक स्पीशीज। लेकिन आपको यहाँ याद रखना है इट इज 35-37, मतलब क्रोमियम क्या होना चाहिए, +3 में, मतलब Cr2O3, ये मॉलिक्यूल यहाँ ऑप्शन है +3, ये +3 +5 +3 +3 35-33। जो एम्फोटेरिक, अगर ये CrO इसमें चार्ज +2 है, ये बेसिक होगा, और अगर Cr +3 +4 होगा +5 +6 क्रोमियम वो होंगे एसिडिक। ऐसे ही वैनेडियम का V2O5 एम्फोटेरिक, क्योंकि वैनेडियम की चार्ज यहाँ पर +5 है, +4 वाला होगा बेसिक, +6 वाले होंगे एसिडिक, ये एम्फोटेरिक है। अब आप खुद देख सकोगे सर M इसने कहा Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, Cr2O3 एम्फोटेरिक क्योंकि +3 वाला एम्फोटेरिक होता है, CrO इज बेसिक। इसका मतलब करेक्ट आंसर आएगा, जो रॉन्ग है वो C एंड D ऑप्शन रॉन्ग है, C एंड D, ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट है। ये है हमारे पास एम्फोटेरिक स्पीशीज, ठीक है बेटा। दिस वाज आवर नीट पेपर, जो इन्होंने हमें पूछा था लास्ट क्लास। आई होप आप लोगों ने ये अच्छे से किया होगा। जो मैंने यहाँ पर आपको जुगाड़ सिखाया, ऐसे ही करना था ये नीट पेपर। मैं मेरी तरफ से आप सब लोगों को, सब बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ, वट एवर विल बी द रिजल्ट, जो आपने मेहनत की, जो आपने हार्ड वर्क लगाया,
उसका आपका रिजल्ट मिलेगा। अगर आज नहीं मिलेगा तो आगे मिलेगा। कभी मायूस मत होना, जस्ट वर्क हार्ड विद डेडिकेशन, ऑनेस्टी। इंशाल्लाह आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, क्योंकि ये रूल है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप एंजॉइंग लाइफ, हैव ए नाइस डे एंड हैव ए नाइस लाइफ अहेड। थैंक यू।